मैं और मेरा भाई दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे। उसका नाम था चेन्यू यूमो। वो मुझसे पूरे 6 महीने बड़ी थी। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, ऊपर से बात करने में भी पूरा फिसड्डी। जब भी उसे देखता समझ ही नहीं आता क्या बोलूं। लेकिन मेरा भाई, उसे लोगों से बात करना, हंसाना, इम्प्रेस करना सब आता था। वो इतना स्मूथ था कि यूमो उसके साथ हमेशा हंसती रहती थी। इसलिए मुझे हमेशा लगता था यूमो जिसे पसंद करती है वो मेरा भाई ही होगा। उस साल मेरा भाई यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया, लेकिन हमारी हालत ऐसी थी कि हम दोनों एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। न कॉलेज की फीस भरने के पैसे थे, न रोजमर्रा का खर्चा उठाने की औकात। तभी मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैं सांस की कोयले की खदान में काम करने चला जाऊं ताकि उसकी पढ़ाई का खर्च निकल सके। उसने कहा, हम भाई हैं, अगर मैं पढ़ाई पूरी कर गया तो फ्यूचर में अपने छोटे भाई को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। कोयले की खान में पैसा अच्छा मिलता था, लेकिन वहां हर दिन मौत सिर पर मंडराती रहती थी। इन 4 सालों में मैंने ना जाने कितने हादसे देखे। सबसे खतरनाक हादसा कुछ दिन पहले हुआ, जब पूरी खदान अचानक धंस गई। मैं लगभग जिंदा दफन हो चुका था। किस्मत अच्छी थी कि बच गया, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। उसके बाद खान के मालिक ने बस 20,000 युआन मेरे मुंह पर फेंके और मामला वहीं खत्म मान लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद मेरा भाई बाइक से गिर जाएगा, उसकी टांग टूट जाएगी और उसे अस्पताल के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैंने बिना कुछ सोचे वो पूरे 20,000 युआन उसे ट्रांसफर कर दिए। फिर मैं खुद भी जल्दी जल्दी घर लौट आया। मुझे पता नहीं था वो किस अस्पताल में है, फोन भी नहीं उठा रहा था। इसलिए मजबूरी में मैं पड़ोस वाली आंटी हांग के पास पूछने गया। उन्होंने हैरानी से कहा, सानफान, तुझे किसने कहा कि तेरा भाई अस्पताल में है? आज उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। तेरा भाई तो सामने वाले होटल में बर्थडे डिनर दे रहा है। मेरे भाई अस्पताल में नहीं था और ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। आंटी वांग ने मेरी तरफ देखा और बोली, अरे अंदर वाला होटल बहुत महंगा है, कम से कम कई हजार तो उड़ ही जाएंगे। तेरा भाई अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, अभी तक नौकरी भी नहीं मिली, पता नहीं इतना पैसा आया कहां से। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। इन 4 सालों में मैंने जो भी पैसा कमाया था उसमें मेरा खून, पसीना, जान सब लगी थी। मैंने जिंदगी में कभी इतने आलीशान होटल में कदम तक नहीं रखा और मेरा भाई हजारों रुपए उड़ाकर बर्थडे पार्टी दे रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसने मुझसे झूठ बोला। मैं सालों तक उसकी फिक्र करता रहा, सोचता रहा कहीं उसे खाने को ना मिल रहा हो, पहनने को कपड़े ना हो, और वो अस्पताल का बहाना बनाकर मुझसे वो 20,000 निकलवा गया। वो पैसे जिनके लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सीधा उसी होटल की तरफ भागा जिसका नाम आंटी वांग ने बताया था। अंदर पूरा होटल चमक रहा था, हर चीज इतनी लग्जूरियस थी कि मेरी फटी हुई हालत वहां और भी ज्यादा गरीब लग रही थी। तभी अचानक मेरी नजर एक बेहद खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। वो यूमो थी। 4 साल बाद पहली बार। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया हो। यूमो ने भी मुझे देख लिया। वो तुरंत मेरी तरफ आई और बोली, सान फान। मैंने धीरे से कहा, यूं मो। बहुत समय हो गया। उसके चेहरे पर पहले सरप्राइज आया, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से में बदल गया। वो बोली, 4 साल पहले तुम बिना कुछ बताए गायब हो गए। उसके बाद मैं हर जगह तुम्हारे बारे में पूछती रही, लेकिन तुम ऐसे गायब हुए जैसे धरती निगल गई हो। 2 महीने पहले भाई जोंग ने बताया कि तुम शादी कर चुके हो। कांग्रेट्स, इतनी कम उम्र में शादी भी कर ली। अब जब वापस आए हो तो अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं लाए? सब मिल लेते। मैं शादीशुदा हूं, लेकिन इन 4 सालों में तो मैं कोयले की खान में जान तोड़ रहा था। ये शादी वाली कहानी कहां से आ गई? मैं कुछ समझाता उससे पहले मेरा भाई प्राइवेट रूम से बाहर आ गया। वो सूट पहनकर पूरा स्टाइलिश लग रहा था और मैं साधारण कपड़ों में, पूरा गरीब मजदूर। हम दोनों के बीच का फर्क साफ दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए उसके चेहरे पर पैनिक आया, लेकिन फिर उसने जबरदस्ती मुस्कान बनाई और मेरे पास आ गया। शाओफान, तू कब वापस आया? आज यूमो का बर्थडे है, हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बात करते करते वो लगातार मुझे आंख मार रहा था। फिर उसने यूमो से कहा, यूमो, सब अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जाओ, मैं शाओफान से अकेले में बात करता हूं। यूमो ने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे अब भी जिंदा खा जाएगी। फिर वो अंदर चली गई और तभी मुझे समझ आया, मेरे भाई की गर्लफ्रेंड यूमो थी। साला। उस वक्त गुस्से से मेरा खून उबलने लगा। मैंने तुरंत पूछा, ओए, तू अस्पताल में नहीं था? मेरा भाई शर्मिंदा होकर बोला, शाओफान, मुझे माफ कर दे, सच में मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैंने झूठ बोला, मैं बस यूमो के लिए एक अच्छा बर्थडे पार्टी करना चाहता था। उसने गिल्टी फेस बनाकर कहा, मुझे पता है तू जान तोड़ मेहनत करता है, पैसा कमाना आसान नहीं है। वो 20,000 ऐसे समझ जैसे मैंने तुझसे उधार लिए हों। मैं कसम खाता हूं, सब वापस कर दूंगा। मैंने दांत भींच कर पूछा, तो फिर यूमो से ये क्यों बोला कि मेरी शादी हो चुकी है? गाइस, आईपीएल 2026 शुरू हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप पर देख रहा हूं, जहां लाइव अपडेट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न भी कर सकते हो।
इस आईपीएल पर कैश प्राइजेस और एप्पल गैजेट्स के क्रेजी गिवअवेज भी चल रहे हैं। परफेक्ट चांस फोन अपग्रेड का, और नए प्लेयर्स को पहले 4 डिपॉजिट्स पर 70,000 रुपए तक बोनस मिल सकता है। बस प्रोमो कोड एरो100 यूज करना, लिंक नीचे कमेंट्स में है, जाओ चेक करो। मेरा भाई कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, मुझे पता है तुझे भी यूमो पसंद है, लेकिन तुझे समझना होगा यूमो जिसे चाहती है वो मैं हूं, और वैसे भी हमारे बीच वो सब हो चुका है, समझ रहा है ना। धड़ाम। उसकी ये बात सीधे मेरे दिल में घुस गई। सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने अंदर से सब फाड़ दिया हो। काफी देर बाद मैंने खुद को संभाला और कहा, मुझे तुम्हारी गंदी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बस ये बता मेरी शादी वाली झूठी कहानी क्यों बनाई। मेरा भाई धीरे से बोला, असल में बात कुछ और थी। यूमो कह रही थी कि इन सालों में तूने बहुत तकलीफ झेली। केनी, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। उसे डर था कि तू ऐसे ही दुख झेलता रहेगा, इसलिए उसने कहा जब तक तेरी जिंदगी सेटल नहीं हो जाती और तेरी शादी नहीं हो जाती वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगी। इसलिए मैंने उससे झूठ बोल दिया कि तू शादी कर चुका है। मैंने उसे जवाब दिया, क्या मतलब तुम दोनों 700 भी चुके हो और अभी तक ऑफिशियली कपल भी नहीं हो? क्या यूमो इतनी आसान लड़की है? मेरा भाई हल्का सा हंस पड़ा और बोला, अरे शाओफान, लगता है तू अभी भी लड़कियों को बिल्कुल नहीं समझता। सच बोलूं तो सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, अंदर से तो खुद चाहती हैं लेकिन ऊपर से नाना करती रहती हैं, और जब आखिरकार वो चीज हो जाती है तो फिर चाहती हैं किसी को पता ना चले। जब तेरी भी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी ना तब समझ आएगा। और यूमो वो भी बिल्कुल ऐसी ही लड़की है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल दर्द से मरोड़ खाने लगा। उसके बाद मेरा भाई मुझे रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में ले गया। अंदर उसके कॉलेज के दोस्त बैठे थे। डिनर लगभग खत्म होने वाला था, तभी वेटर केक ट्रॉली लेकर अंदर आया। केक के ऊपर गुलाब के पास एक लाल रंग का छोटा डिब्बा रखा था। मेरा भाई उसे खोलता है और अंदर डायमंड रिंग देखकर मैं दंग रह गया। वो रिंग लेकर यूमो के सामने गया और बोला, यूमो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पूरा कमरा शोर मचाने लगा, सब चीखने लगे, मजाक उड़ाने लगे, पूरा माहौल गर्म हो गया। यूमो घबराकर बोली, अरे योंग, ये क्या कर रहे हो? हमने तो सिर्फ डिनर की बात की थी, इतनी महंगी चीज क्यों खरीदी? इसे वापस ले जाओ, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यूमो जल्दी जल्दी मना कर रही थी, लेकिन मुझे सब दिखावा लग रहा था। जब दोनों पहले ही साथ सो चुके थे तो अब ये शर्माने का नाटक क्यों? मेरा भाई चश्मा ठीक करते हुए बोला, यूमो पहले मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि मेरे पास ना पैसा था ना तुम्हें खुश रखने की ताकत। लेकिन अब मैंने यूनिवर्सिटी खत्म कर ली है, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें बहुत खुश रख सकता हूँ। और अब जब शाओफान भी शादी कर चुका है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं रही। यूमो मुझे एक मौका दो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। यूमो मेरी तरफ देखने लगी, उसकी आंखों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस थे। मेरा भाई बोला, क्या हुआ फान, कुछ बोलोगे नहीं? वो मेरा भाई है, ऑफ कोर्स वो भी यही चाहेगा कि मैं उस इंसान के साथ रहूं जिससे मैं प्यार करती हूँ, है ना फान? उसने मुझे आंख मारी। मुझे भी यूमो पसंद थी, लेकिन मैं तो हाई स्कूल तक पूरा नहीं कर पाया। मेरे जैसे आदमी की क्या औकात कि यूमो जैसी लड़की के लायक हो सके? और ऊपर से वो अब मेरे भाई के साथ सो भी चुकी थी। फिर भी दोनों मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या सोचता हूँ। कितना मजाक था ये। मैंने लगातार कई शराब के घूंट एक साथ गटक ली, फिर धीरे से बोला, मेरा भाई अच्छा इंसान है, तुम दोनों खुश रहोगे। मेरा भाई मुस्कुराया, तो मुझे तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। उसके बाद यूमो ने सबके सामने वो डायमंड रिंग पहन ली। उस रात मेरा भाई बुरी तरह नशे में था। मैं और यूमो उसे घर लेकर आए। हम शहर के बाहर पुराने घरों वाली बस्ती में रहते थे। पहले यूमो भी यहीं रहती थी, लेकिन बाद में उसके परिवार ने खूब पैसा कमा लिया और वो लोग यहाँ से चले गए। मेरे भाई को बिस्तर पर लिटाने के बाद यूमो थककर बिस्तर के किनारे बैठ गई। वो हल्के हल्के सांस ले रही थी। मैंने कहा, यूमो बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यूमो ने मुझे तिरछी नजर से देखा। मैंने कब कहा कि आज रात मैं जा रही हूँ? अब मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ, वो नशे में है, क्या मुझे रुककर उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? जब तुम शराब पीते हो क्या तुम्हारी वाइफ तुम्हारी देखभाल नहीं करती? मैं कड़वी हंसी हंस पड़ा। कौन सी वाइफ? मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वो बोली, चुप क्यों हो गए? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? और सिर्फ देखभाल की बात छोड़ो, अगर मैं आज उसके साथ सो भी जाऊं तो वो भी नॉर्मल ही होगा, है ना? मैं चौंक गया। क्या तुम दोनों पहले ही साथ नहीं सो चुके? फिर इतना ड्रामा क्यों? यूमो धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ सेंटीमीटर दूर था। मैं घबराकर पीछे हट गया। मैंने जल्दी से कहा, मैं आज रात का सब इंतजाम कर देता हूँ, तुम ऊपर वाले कमरे में सो जाओ, मैं नीचे भाई का ध्यान रखूंगा। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं ऊपर क्यों सोऊं? आज तुम्हारे भाई ने मुझे ये डायमंड रिंग दी है, कम से कम कई हजार की होगी। वो मेरे साथ इतना अच्छा है तो मुझे भी उसे अपनी सबसे कीमती चीज दे देनी चाहिए, है ना? मैंने घबरा कर कहा। लेकिन
तुम्हारा परिवार तो बहुत अमीर है, क्या एक साधारण रिंग से तुम इतनी इमोशनल हो गई? यूमो हंस पड़ी, जैसे तुमने मुझे कभी इससे ज्यादा कीमती कुछ दिया हो। मेरे पास जवाब नहीं था। वो आगे बोली, छोड़ो गिफ्ट्स को, मुझे तो लगता है तुम मुझे कब का भूल चुके हो। मैं तुरंत चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैंने स्कूल छोड़ा था, मैंने अपना फोन नंबर बदल दिया था। मैंने तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे डर था कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और तुम्हें कॉल कर दूंगा। लेकिन तुम्हारी याद आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकली। यूमो ने तुरंत पूछा, तो फिर इन 4 सालों में तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? ऊपर से अपनी पत्नी के घर जाकर रहने लगा, जैसे कोई निकम्मा हस्बैंड। उसके सवालों ने मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा दिया। मैं हकलाने लगा, लेकिन कोई ढंग का जवाब नहीं दे पाया। यूमो अचानक गुस्से में चिल्लाई, सान फान, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, इतने चुप, इतने बंद। अगर तुम खुद कुछ बोलोगे ही नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम क्या सोचते हो? इन 4 सालों में आखिर कर क्या रहे थे बाहर? क्या तुम सच में शादीशुदा नहीं हो? तुम्हारा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है ना? जवाब दो। लेकिन मैं चुप रहा। अब वो मेरे भाई के साथ थी, सच बताने से क्या बदल जाता? आखिर में यूमो ने मुझे निराश नजरों से देखा और ऊपर सोने चली गई। मैं आधी नींद में था कि अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने आंखें खोली और सामने आग का समंदर देखा। पूरा घर जल रहा था। मैं तुरंत भाई के कमरे की तरफ भागा उसे जगाने के लिए। वो डर के मारे कांपने लगा। उसकी पहली रिएक्शन थी, भागो। मैंने उसका हाथ पकड़कर चिल्लाया, यूमो, यूमो अभी ऊपर है। लेकिन आग और तेज होती जा रही थी। मेरे भाई के चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। उसने मेरा हाथ झटका और अपनी जान बचाने के लिए सीधे बाहर भाग गया। घर कभी भी गिर सकता था। अगर मैं अभी भाग जाता तो शायद बच सकता था, लेकिन यूमो का क्या? मैं भागकर किचन में गया, अपने पूरे कपड़े पानी में भिगोए और सीधे ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ पड़ा। उसका कमरा पहले ही आग की लपटों से घिर चुका था। मैंने दरवाजे को लात मारकर खोला और अंदर घुसा तो देखा यूमो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और भयानक आग के बीच से भागने लगा। धुएं की वजह से मेरी चेतना धुंधली पड़ने लगी थी। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, एक जलती हुई लकड़ी की भारी बल्ली मेरी पीठ पर आ गिरी और उसी पल मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तब तक पड़ोसियों ने आग बुझा दी थी। पूरा घर राख बन चुका था और यूमो मेरे भाई को कसकर पकड़े हुए रो रही थी। मैंने घबराकर पूछा, यूमो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा और बोली, वाह, अब याद आई मेरी, जब आग लगी थी तब तुम कहाँ थे? अच्छा हुआ योंग वहां था, जो वरना मैं मर चुकी होती। ये सुनते ही मैं शौक में अपने भाई की तरफ देखने लगा। वो यूमो को पकड़कर बोला, यूमो, मैंने कहा था ना, मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे अपनी जान चली जाए फिर भी तुम्हें बचाऊंगा। यूमो भावुक होकर बोली, योंग, मैं बहुत टच्ड हूं, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। लेकिन उसे बचाया तो मैंने था। और सबसे घटिया बात यह थी, मेरा भाई पूरे बेशर्मी से सारा क्रेडिट खुद ले रहा था। उस पल मेरा गुस्सा फट पड़ा। मैं चिल्लाया, यूमो, तुम्हें मैंने बचाया था। यूमो पहले हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर शांत हो गया। तुरंत मेरा भाई बीच में बोल पड़ा, फान, जैसे ही तूने घर में आग देखी तू अपनी जान बचाकर भाग गया था। यूमो को बचाने के लिए अपनी जान मैंने जोखिम में डाली थी। अब ये तेरी बहादुरी कैसे बन गई? तू कहना क्या चाहता है? फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, और वैसे भी यूमो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे बचाना मेरा फर्ज था। तुझे किस हक से उसे बचाने की जरूरत पड़ी? और यूमो आखिर तेरी बात पर यकीन क्यों करेगी? यूमो ने भी मुझे ठंडी नजर से देखा और बोली, सान फान, तुम्हारा भाई सही कह रहा है। ऐसी सिचुएशन में किसी को बचाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। क्या तुम सच में मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालते? अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती तो तुम 4 साल तक मुझसे कांटेक्ट तोड़कर नहीं रहते, है ना? बस ये बात यहीं खत्म करो। मुझे अच्छी तरह पता है किसने मेरी मदद की। उसके सवालों के सामने मैं फिर चुप हो गया। उस घटना ने मुझे मेरे भाई की असली औकात दिखा दी। घर जलने के बाद यूमो मेरे भाई को अपने घर ले गई। उसके पेरेंट्स पहले उनके रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि मेरे भाई ने आग से यूमो की जान बचाई और वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी है, तो उन्होंने तुरंत रिश्ता मान लिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए पड़ोस वाली आंटी हांग के घर रुक गया। उन्होंने मुझसे पूछा, आग आखिर लगी कैसे? लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस यही सोच पाया कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। लेकिन 3 दिन बाद मुझे पता चला कि आग एक्सीडेंट नहीं थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। उस वक्त मैं जली हुई जगह पर सामान साफ कर रहा था। तभी अचानक कई लोग अंदर घुस आए। सबसे आगे सनग्लासेस पहने एक जवान औरत थी। उसके पीछे 4 से 5 लंबे तगड़े आदमी ब्लैक सूट में खड़े थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था वो अच्छे इरादों से नहीं आए थे। उस औरत ने जले हुए घर को देखा, फिर घमंडी अंदाज में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, तो तू ही है सांडफान, सानियोंग का भाई? मैंने सावधानी से पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? वो ठंडी आवाज में बोली, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। मैंने कहा, हाँ, मैं ही सांफान हूं।
उस औरत ने फिर पूछा, तो आग से उस कमीनी को निकालने वाला तू था। तेरा भाई तक उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन तू अपनी जान दांव पर लगाकर उस लोमड़ी जैसी औरत को बचाने चला गया। क्या तू अपने ही भाई को धोखा देना चाहता है? वो कमीनी। मिस यूमो का नाम सुनते ही मैं भौहें सिकोड़ने लगा। उन्हें यह सब कैसे पता था? वो औरत दांत पीसते हुए बोली, साली बिल्ली जैसी 7 जाने लेकर पैदा हुई है, इतनी बड़ी आग लगी फिर भी नहीं मरी। मैंने गुस्से में पूछा, तुम लोग आखिर हो कौन और तुम्हें उस रात की बात कैसे पता? वो औरत नाक से हंसते हुए बोली, क्योंकि आग लगवाने का आदेश मैंने ही दिया था, तो मुझे कैसे नहीं पता होगा? ये सुनते ही मेरे अंदर आग भड़क उठी। मैं उस पर टूट पड़ने ही वाला था कि उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे दबोचकर जमीन पर गिरा दिया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। वो औरत ऊपर से मुझे घूरते हुए बोली, अगर जिंदा रहना चाहता है तो अभी बता, वो कहाँ है? कौन? मैंने दांत भींच कर पूछा। वो बोली, सान योंग कहाँ छिपा हुआ है? अगर नहीं बताया तो सारा गुस्सा तुझ पर निकालूंगी। लेकिन मैं बचपन से जिद्दी था। मैंने सिर घुमा लिया और एक शब्द नहीं बोला। उसके एक गुंडे ने कहा, मैडम ये लड़का बड़ा जिद्दी निकला, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा, तभी समझेगा किससे पंगा लिया है। वो आदमी मुक्का उठाने ही वाला था कि उस औरत ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर उसने फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। फोन लगते ही वो बोली, सान योंग तेरा छोटा भाई मेरे हाथ में है, अगर नहीं चाहता कि इसे कुछ हो। लेकिन उसके बात पूरी करने से पहले ही मेरे भाई ने फोन काट दिया। वो औरत गुस्से में फिर कॉल करने लगी, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ था। वो ताना मारते हुए हंस पड़ी, वाह खून के रिश्ते, अब समझ आया असलियत क्या है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, सान फान तुम्हारा भाई मेरे साथ खेल गया, अब वो डरपोक कहीं छिपा बैठा है, तो उसकी जगह मुझे तुझे पंचिंग बैग बनाना पड़ेगा। मैंने गुस्से से जवाब दिया, उस जैसे बेहया इंसान को मैं अपना भाई मानता ही नहीं। मेरी बात सुनकर वो औरत कुछ पल के लिए चौंक गई। फिर उसने लोगों को इशारा किया और मुझे अंदर ले जाने का आदेश दिया। रास्ते में उसने बताया, उसका नाम गुआन है, वो यूनिवर्सिटी में मेरे भाई की क्लासमेट थी। मेरे भाई ने गु फैमिली की ताकत और पैसे का फायदा उठाने के लिए उसका पीछा किया और आखिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। लेकिन बाद में गुआन को पता चला कि मेरा भाई कॉलेज में कई लड़कियों के साथ खेल रहा था, यहाँ तक कि कई लड़कियां उसकी वजह से एबॉर्शन तक करा चुकी थीं। गुआन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वो बदला लेने आई थी। वो घमंड से बोली, गू ग्रुप का नाम सुना है? मैं उसी गू ग्रुप की हेरेस हूँ। तुम्हारे भाई ने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, अब बताओ उसका हिसाब कैसे चुकाया जाए? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इतना घटिया इंसान निकलेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, जो आदमी अपने ही भाई का इस्तेमाल कर सकता है वो और क्या क्या नहीं कर सकता। मैंने कहा, तुमने हमारा घर जलाकर राख कर दिया, अब और क्या चाहती हो गूकियान? उसने तिरछी नजर से मुझे देखा और बोली, उस दिन मुझे पता चला था कि सान योंग उस कमीनी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए मैंने कुछ लोगों को भेजा था ताकि उसे थोड़ा सबक सिखाया जा सके। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो लोग वापस घर लौट जाएंगे। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन जो नुकसान मैंने किया उसका पैसा मैं दूंगी। ये कहकर गू कियान ने मेरी तरफ एक बैंक कार्ड फेंका। इसमें 2 लाख हैं। घर रेनोवेट करने के लिए काफी होने चाहिए, है ना? घर वाली बात खत्म। लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी फीलिंग्स के साथ जो खेल खेला उसका हिसाब कैसे होगा? तुम उसका भाई हो तो क्यों ना उसकी जगह तुम कीमत चुकाओ। अगर ये बात पहले की होती तो मैं बिना सोचे उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता, लेकिन अब मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने स्कूल छोड़ा, कोयले की खान में जान तोड़ मेहनत की, नरक जैसी जिंदगी झेली, लगभग जिंदा दफन हो गया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा भाई यूनिवर्सिटी पढ़ सके। और उसने क्या किया? मेरे खून पसीने की कमाई से लड़कियां पटाईं, उन पर पैसा उड़ाया। क्या उसे कभी फर्क पड़ा कि मैं जिंदा हूं या मर गया? अब से उसकी जिंदगी उसकी, मेरी जिंदगी मेरी। उसके मामलों से मेरा अब कोई लेना देना नहीं। गू कियान हंस पड़ी। तुझे लगता है उससे रिश्ता तोड़ देने से मैं तुझे छोड़ दूंगी? तुम दोनों एक ही मां के पेट से पैदा हुए हो। वो कचरा है तो तू कितना अच्छा हो सकता है? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुझे पता है सान योंग कहाँ छिपा है। उसे मेरा मैसेज दे देना, कल रात होने से पहले वो खुद मेरे पास आ जाए। ये उसका आखिरी मौका है, वरना सिर्फ उसकी नहीं, तेरी और उस कमीनी यूमो की जिंदगी भी नरक बना दूंगी। उसने मेरे गाल पर हल्की थपकी मारी और बोली, आग में घुसकर उस लड़की को बचाया था ना, मतलब वो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गू कियान के जाने के बाद मैं सीधा यूमो के घर गया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा उसकी स्माइल तुरंत गायब हो गई। ठंडी आवाज में उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किस लिए आए हो? मैंने जवाब दिया, मैं सान योंग को ढूंढने आया हूँ। यूमो बोली, तुम्हारा भाई बाहर गया है, अभी तक वापस नहीं आया। जो कहना है मुझे कहो। मैंने सिर हिलाया। ये मामला तुम्हारे बस का नहीं है, जब वो आएगा मैं बाहर इंतजार कर लूंगा। मैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर बने आर्टिफिशियल लेक के पास जाकर एक बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद पीछे से कदमों की आवाज आई। यूमो मेरे पीछे खड़ी थी। वो बोली, मुझे लगता है तुम्हारे भाई के बारे में सच जानने का मुझे हक है।
उसका लहजा सुनकर मुझे बहुत बेचैनी हुई। मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। अभी अभी उसके साथ रिलेशनशिप में आई हो और खुद को उसका सब कुछ समझने लगी। तुम आखिर उसके बारे में कितना जानती हो? यूमो ने मुझे घूरते हुए कहा। इन 4 सालों में तुम ऐसे गायब हुए जैसे धरती निगल गई हो। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा और आखिर पता चला कि तुम किसी और फैमिली के घर रहने वाले निकम्मे दामाद बन गए हो। कितनी मजाक वाली बात है। कम से कम इन 4 सालों में जो हुआ उसके बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्से में हंसी आ गई। मैं बोला, सान योंग को भी मेरे बारे में कुछ नहीं पता था। क्यों ना उससे पूछो। इन 4 सालों में उसके पास पैसा कहाँ से आया? यूमो का चेहरा तुरंत बदल गया। वो धीरे से बोली, क्या मतलब? इन सालों में उसकी यूनिवर्सिटी की फीस तुम भरते रहे? मैंने आंखें झुका ली। अब मैं पुरानी बातें नहीं करना चाहता। यूमो, अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा है तो तुरंत सान योंग से रिश्ता खत्म कर दो। अगर तुमने जल्दी ब्रेकअप नहीं किया तो गू कियान तुम्हें भी इसमें घसीट लेगी। यूमो अचानक भड़क उठी। और मैं उससे सिर्फ इसलिए ब्रेकअप कर लूं क्योंकि तुम कह रहे हो? तुम आखिर मेरे कौन हो? किस हक से मुझे कंट्रोल करना चाहते हो? फिर उसने गुस्से से पूछा, क्या तुम्हारे भाई को पसंद करने की वजह से तुम भी मुझसे प्यार करने लगे? उस पल न जाने कहां से हिम्मत आई। मैं जोर से चिल्लाया, हाँ, मुझे तुम पसंद हो, बचपन से, हमेशा से। ये कहते ही मैं खुद घबरा गया। मैं उसकी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। हम दोनों काफी देर तक चुप रहे। फिर अचानक यूमो चिल्लाई, अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो पहले क्यों नहीं बताया? जिस दिन तुम्हारे भाई ने मुझे रिंग दी थी उस दिन मैंने तुमसे पूछा भी था, लेकिन तुमने खुद कहा था कि मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर उसकी आंखें भर आईं। वो कांपती आवाज में बोली, जानते हो, जिस इंसान को मैं पसंद करती थी वो तुम थे, सान फान, तुम्हारा भाई नहीं। मैं इतने सालों से बस यही सुनने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम हमेशा इतने चुप रहे। अगर तुम बोलते ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम क्या महसूस करते हो? मैं पूरी तरह जम गया। यूमो, जिसे मैं हमेशा अपने भाई की पसंद समझता रहा, असल में वो मुझे चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए उसने कहा, अब मैं तुम्हारे भाई को हाँ बोल चुकी हूँ और अब आकर कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें नहीं लगता बहुत देर हो चुकी है सान फान? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो सिर पकड़कर नीचे बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। उसकी हालत देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में चाकू घोंप दिया हो। अब मुझे समझ आया उस दिन वो मुझसे मेरी राय क्यों पूछ रही थी। वो चाहती थी कि मैं उसे रोकूं, उसे अपने दिल की बात बताऊं, लेकिन मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मैंने तो सच में अपने भाई की बात मान ली थी कि यूमो अब उसकी हो चुकी है। मैं हकलाते हुए बोला, यूमो, आई एम सॉरी, सच में मुझे माफ कर दो। आंखें लाल किए उसने गुस्से से मुझे देखा। मुझसे माफी मत मांगो। माफी मांगनी है तो उन फीलिंग्स से मांगो जो मैंने इतने साल तुम्हारे लिए रखी। मैंने तुम्हें काउंटलेस मौके दिए, लेकिन ये हालत तुमने खुद पैदा की है। अब जब हम अपनी चांस खो चुके हैं तो चीजों को ऐसे ही रहने दो। और एक बात अच्छे से सुन लो, आज के बाद मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूं। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। ऐसे इंसान को मैं कभी धोखा नहीं दूंगी। मैंने तुरंत कहा, उस रात तुम्हें बचाने वाला मैं था, सान योंग नहीं। यूमो ने मुझे ठंडी नजर से देखा और ताने मारते हुए बोली, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? मानती हूं। पहले मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन इतना सब होने के बाद अब मुझे तुम्हारी असली सच्चाई दिख गई है। तुम कहते रहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन पूरे 4 साल तुमने मुझसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। उल्टा किसी और के घर जाकर घर जमाई बनकर रहने लगे। जब तुम बाहर मजे की जिंदगी जी रहे थे, क्या कभी सोचा मैं कैसा महसूस कर रही थी? और अब भी तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहने में कि तुम मुझे पसंद करते हो? क्या एक बीवी तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? अब मेरे फीलिंग्स के साथ भी खेलना चाहते हो? उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। सानफान, तुम हाइपोक्रिट हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। और साफ सुन लो, अगर मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड ना भी होती तब भी कभी तुम्हारे साथ नहीं रहती। आज के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। ये सारी गलतफहमी सान योंग की वजह से हुई थी। उसे पहले से पता था कि यूमो मुझे पसंद करती है, फिर भी उसने उससे झूठ बोला कि मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन सिर्फ गलतफहमी की वजह से मैं उसे इतनी आसानी से बचकर जाने नहीं दे सकता था। मैंने कहा, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलने वाला मैं नहीं, सान योंग है। सच्चाई ये है कि उसकी बहुत सारी औरतें हैं और तुम भी बस उनमें से एक हो। छटाक! यूमो ने पूरी ताकत से मुझे थप्पड़ मार दिया। दांत भींच कर वो बोली, मैं तुम्हें जोंग के बारे में बुरा बोलने नहीं दूंगी। मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूं वो कैसा इंसान है। तुम कचरा हो सकते हो, लेकिन वो नहीं। मेरे गाल में जलन हो रही थी, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा दर्द कर रहा था। उसी वक्त सान योंग वापस आ गया। यूमो की आंखों में आंसू देखकर उसने तुरंत पूछा, क्या इसने तुम्हें परेशान किया? फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, सान फान, चाहे तुम मेरे भाई हो, लेकिन यूमो वो औरत है जिसकी रक्षा करने के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। अगर तुमने उसके सामने एक भी बेकार बात की तो मुझे भाईचारा भूलने में देर नहीं लगेगी। उसकी ये धमकी असल में यूमो को शांत करने के लिए थी। अब जब सारी बातें खुल ही चुकी थीं,
मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा और बोला, मैं बेकार बातें कर रहा हूँ। है, गुआन नाम की किसी लड़की को जानते हो? उसने कहा है, कल शाम होने से पहले तुम खुद उससे मिलने पहुंच जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सानियोंग का चेहरा एक पल को बदल गया, लेकिन अगले ही पल वो नाटक करने लगा। कौन गुआन? वो कौन है? मैं किसी गुआन को नहीं जानता। सानफान, तुम ये सब सिर्फ इसलिए बोल रहे हो ताकि यूमो मुझे छोड़ दे। फिर उसने जल्दी से यूमो का हाथ पकड़ा। यूमो, मुझ पर भरोसा करो, मैं सच में किसी गुआन को नहीं जानता। यूमो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर मुझे तुम पर थोड़ा भी भरोसा ना होता तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लायक ही नहीं होती। सानयोंग तुरंत मुस्कुराने लगा। फिर वो यूमो को गले लगाकर अंदर चला गया। शाम होते ही गू कियान के 2 आदमी अचानक मेरे पास आए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती एक रिजॉर्ट विला में पहुंचा दिया। विला के अंदर गू कियान गेम रूम में बैठी थी। उसकी बाईं आंख के पास वाला बर्थमार्क बहुत साफ दिख रहा था। उसने ठंडी आवाज में पूछा, जो काम मैंने कल कहा था किया? मैंने सिर हिला दिया। गू कियान ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। फिर भी वो यहां नहीं आया। क्या सच में उस कमीनी को नहीं पता वो कहां छिपा है? तभी एक बॉडीगार्ड जल्दी से अंदर आया। मैडम, अभी कॉल आया है, हमने उसे ढूंढ लिया और उस औरत चेन्यू यूमो को भी पकड़ लाए हैं। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मतलब यूमो भी पकड़ी जा चुकी थी। गू कियान मेरे पास आई और बोली, अगर कल तुम हमें रास्ता ना दिखाते तो शायद हमें उस कुत्ते जैसे कपल का ठिकाना नहीं मिलता। तभी मुझे समझ आया, उन्होंने मेरा पीछा किया था। मैंने जल्दी से कहा, असल में मिस यूमो को सानयोंग और आपके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता। उसे दूसरी औरत की तरह ट्रीट मत कीजिए। लेकिन गू कियान ने मुझे बीच में ही डांट दिया। चुप! उस छोटी सी लोमड़ी का नाम लेते ही मेरा खून खौलने लगता है। अगर एक शब्द और बोला तो तुम्हारी जीभ कटवा दूंगी। करीब 10 मिनट बाद सानयोंग और मिस यूमो को जबरदस्ती अंदर लाया गया। गू कियान बिना कुछ बोले सानयोंग पर टूट पड़ी। वो उसे लात घूंसों से पीटने लगी। जैसे ही सानयोंग वापस मारने की कोशिश करने लगा, उसके आदमियों में से एक ने उसे जमीन पर पटक दिया। यूमो डर के मारे कांप रही थी। वो चिल्लाई, रुको! तुम लोगों को इसे मारने का क्या हक है? मैं पुलिस बुलाऊंगी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। गू कियान ने उसे ठंडी नजर से देखा और बोली, वाह, कितनी प्यारी चीज है। कोई हैरानी नहीं कि उस हरामी सानयोंग ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मुझे नाराज करने की कीमत बहुत महंगी पड़ती है। सानयोंग जल्दी से बोला, गलती मेरी है। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं कुछ समय उसके साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन बाद में समझ आया कि हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। जिस इंसान से मैं सच में प्यार करता हूँ वो सिर्फ तुम हो। गू कियान गुस्से में एश ट्रे उठाकर सानयोंग के सिर पर मारने ही वाली थी, लेकिन उसके एक आदमी ने तुरंत उसे रोक लिया। वो ठंडी हंसी हंसकर बोली, इस कुत्ते की जान की कोई कीमत नहीं है, और वैसे भी मेरे पास पैसा बहुत है। फिर उसने सानयोंग को घूरते हुए कहा, अच्छे से सुन, तूने मुझे रिजेक्ट नहीं किया था, मैंने तुझे छोड़ा था। तेरे जैसे कचरे की औकात तो मेरे जूते साफ करने की भी नहीं है, लेकिन तूने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया। उसने यूमो की तरफ देखा और जहरीली मुस्कान के साथ बोली, तुझे ये छोटी सी प्यारी चीज बहुत पसंद है ना? तो अब मैं तेरी आंखों के सामने इसे बर्बाद करूंगी। मैं तुझे ऐसी हालत में पहुंचाऊंगी कि तू मौत की भीख मांगेगा। फिर गू कियान ने अपने आदमियों की तरफ देखा और बोली, आज तुम लोगों की किस्मत अच्छी है। ये छोटी सी गुड़िया तो काफी नर्म लग रही है। ज्यादा रफ मत होना, बस ध्यान रहे मरने ना पाए। उन आदमियों की आंखें चमक उठीं। वो लोग पूरी ताकत से छटपटा रही यूमो को घसीटते हुए बगल वाले कमरे की तरफ ले जाने लगे। सानयोंग तुरंत गू कियान के पैरों से लिपट गया। वो गिड़गिड़ाकर बोला, गू कियान, प्लीज उसे मत छूना। तुम जो कहोगी मैं करूंगा, कुछ भी करूंगा। गू कियान बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोली, तो फिर अपना एक हाथ तुड़वा ले, फिर मैं उस लड़की को छोड़ दूंगी। ये सुनते ही सानयोंग का चेहरा लाश जैसा सफेद पड़ गया। वो वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। गू कियान ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। क्या हुआ? डर लग रहा है? मुझे पहले से पता था तू ये करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने तुझे मौका दिया था, अब मुझे बेरहम मत कहना। इसे अंदर ले जाओ। यूमो को जबरदस्ती बाहर घसीटा जाने लगा। मैंने तुरंत वो बैंक कार्ड निकाला और कहा, मिस गू, ये 2 लाख वापस ले लीजिए। मैं बस आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया मिस यूमो को छोड़ दीजिए। गू कियान ने मुझे हड्डियों तक ठंडी कर देने वाली नजर से देखा। तुझे लगता है मुझे इन 2 लाख की जरूरत है? मैंने जल्दी से कहा, मुझे पता है मिस गू को पैसों की कमी नहीं है, लेकिन जिसने गलती की है सजा भी उसी को मिलनी चाहिए। यूमो बेगुनाह है। मिस गू, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। गू कियान कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, उसकी सेफ्टी के बदले तुम्हारा एक हाथ। हिम्मत है? अगर तुमने किया तो मैं उस छोटी गुड़िया को छोड़ दूंगी। सच कहूं तो मैं भी बहुत डरा हुआ था। गू कियान ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, वाह, लगता है ये भी निकला डरपोक। मैं अचानक चिल्लाया, मैं करूंगा, लेकिन आपको अपना वादा निभाना होगा। गू कियान के चेहरे पर हल्की हैरानी आई। उसने आंखों से इशारा किया। 2 बड़े आदमी तुरंत मेरे पास आए। एक ने मेरा दाएं हाथ पोकर टेबल पर दबा दिया
और दूसरे ने भारी कुर्सी उठा ली। वो बोला, ओए लड़के, एक बार और सोच ले, ये कुर्सी नीचे आई ना तो ये हाथ जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएगा। वो लड़की तेरे भाई की औरत है, उसका अपना बॉयफ्रेंड तक ये नहीं कर पाया, तू हीरो बनने का नाटक क्यों कर रहा है? मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना बहने लगा, लेकिन मैं यूमो को उनके हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकता था। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली और पूरा शरीर सख्त कर लिया। धड़ाम, एक भारी आवाज गूंजी, फिर किसी की दर्दनाक चीख सुनाई दी। मैंने झटके से आंखें खोली। सान योंग अपनी दाईं बांह पकड़कर दर्द से चीख रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह दर्द से बिगड़ चुका था। गू कियान ठंडी आवाज में बोली, सान योंग, आज के बाद हमारा हिसाब बराबर। याद रखना, भविष्य में दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, तुम हारना जानते ही नहीं। फिर उसने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे फेंके और हम सबको जाने दिया। यूमो सान योंग की टूटी हुई बांह देखकर बुरी तरह रो रही थी। उसे लगा सान योंग ने उसकी खातिर अपना हाथ कुर्बान कर दिया। लेकिन सच तो ये था, सान योंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि कुर्सी आखिर में उसी पर गिरेगी। यूमो के चेहरे पर दर्द देखकर मैं दिल से चाहता था कि टूटा हुआ हाथ मेरा होता। यूमो तुरंत सान योंग को हॉस्पिटल ले गई। मैं उससे नफरत करता था, फिर भी उनके पीछे पीछे चला गया। सान योंग के दाएं हाथ में कई जगह फ्रैक्चर था। अगली सुबह उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब मैं उसे देखने अंदर गया तो उसने अचानक पूछा, सान फान, तू मेरा सगा भाई है ना? फिर तूने मुझे और यूमो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? उसका सवाल सुनकर मैं पूरी तरह स्टंट रह गया। यूमो भी अजीब नजरों से मुझे देखने लगी। सान योंग फिर बोला, बेवकूफ मत बनो, जो कार्ड तुम्हारे पास है वो गुआन ने दिया ना, उसमें पूरे 2 लाख हैं। वो तुम्हें इतना पैसा क्यों देगी? वो तो यूमो को जानती तक नहीं। पक्का तुमने ही हमें बेच दिया। मैं तुम्हें अपना भाई मानता था और तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। अगर सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यूमो बेगुनाह है। अगर मैंने अपना हाथ ना तुड़वाया होता तो वो हरामी लोग उसकी इज्जत लूट लेते। सानफान, सानफान, क्योंकि तुम यूमो को पा नहीं सके इसलिए तुम उसे बर्बाद करना चाहते हो। तुम्हारा दिल कितना सड़ा हुआ और जहरीला है। दफा हो जाओ यहां से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सान योंग मुझे पीठ पीछे ऐसे छुरा घोंपेगा। यूमो ने भी ठंडी नजरों से पूछा, सानफान, क्या जोंग जो कह रहा है वो सच है? क्या तुमने उस औरत के पैसे ले लिए? सान योंग तुरंत बोला, यूमो, कार्ड अभी भी इसके पॉकेट में है। अगर भरोसा नहीं है तो खुद चेक कर लो। और कल रात मैंने खुद अपने कानों से सुना कि उस कार्ड वाले 2 लाख गू कियान ने इसे दिए थे। ये सुनते ही यूमो पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो मुझ पर चिल्लाई, सानफान, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसे प्यार करते हो? तुम एहसान फरामोश कमीने, निकल जाओ यहां से। मैं जिंदगी में दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं समझाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन वो इतनी गुस्से में थी कि मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। ऊपर से सान योंग लगातार आग में घी डाल रहा था। अब उसकी नजरों में मैं सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। वो मुझे धक्के मारकर कमरे से बाहर निकालने लगी। मेरे अंदर भी गुस्सा भर चुका था। क्यों वो सान योंग की हर बात आंख बंद करके मान लेती है, लेकिन मेरी बात पर कभी भरोसा नहीं करती। उसे बचाने के लिए मैं आग में कूद गया था। उसकी सेफ्टी के लिए मैं अपना हाथ तोड़वाने तक तैयार था, लेकिन लगता है मेरे सारे काम मिलकर भी सान योंग की 2 मीठी बातों के सामने कुछ नहीं थे। मैं पूरी तरह टूट चुका था। अगर उसे सच में लगता है कि सान योंग अच्छा इंसान है तो ठीक है, अब से मैं उनके मामलों में कभी दखल नहीं दूंगा। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही एक बेहद महंगी कार गेट पर खड़ी थी। विंडो आधी नीचे हुई। अंदर गू कियान बैठी थी। उसने उंगली से इशारा किया, अंदर बैठो। मैंने सावधानी से पूछा, कहाँ? गू कियान आधी मुस्कान के साथ बोली, क्या डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? फिर हंसकर बोली, चेहरे पर बर्थ मार्क है तो क्या हुआ? ये खूबसूरत लड़की पैसों में डूबी हुई है, समझे? मेरे पीछे भागने वाले मर्दों की लाइन लगी है। तुम जैसे लड़के पर तो शायद मैं नजर भी न डालूं। मैं कुछ सेकंड झिझका, फिर कार के पास जाकर पूछा, आज मुझे क्यों बुलाया? सान योंग के साथ तुम्हारा झगड़ा है, मुझे बीच में क्यों घसीटा? अब तो सान योंग ये तक कह रहा है कि मैंने उसे बिट्रे किया। गू कियान ने बेपरवाही से मेरी तरफ देखा। मुंह उसका है, वो क्या बोलता है उसे कौन कंट्रोल कर सकता है? फिर उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, और वैसे भी तुम्हें अभी भी उस कचरे की बातों की परवाह है? मैंने धीरे से कहा, मुझे सान योंग की नहीं, मो बहन यानी यूमो क्या सोचती है उसकी परवाह है। मैंने बैंक कार्ड उसकी तरफ फेंक दिया। ये रखो अपना कार्ड। फिर मुड़कर जाने लगा। गू कियान तुरंत चिल्लाई, ओए तुम पागल हो क्या? सान योंग की एक बकवास बात के लिए तुम ये 2 लाख ठुकरा रहे हो? ये रिश्वत नहीं है, कॉम्पेंसेशन है। या फिर तुम अपना घर रिपेयर नहीं करना चाहते? मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, आप गू फैमिली की प्रिंसेस हो, बस दोबारा मुझे परेशान मत करना। मेरे लिए वही काफी है। अगर मैंने आपका पैसा ले लिया तो डर लगता है कहीं वो मेरे खुद के कॉफिन खरीदने के काम ना आ जाए। गू कियान हाई सोसाइटी की लड़की थी। उसकी दुनिया और मेरी दुनिया पूरी तरह अलग थी। अगर मैंने ये पैसा ले लिया और बाद में उसका मूड बदल गया
तो शायद मुझे सिर्फ 2 लाख नहीं चुकाने पड़ते। इन 4 सालों में मैंने थोड़ा बहुत पैसा बचाया था। मेरा प्लान था कि कोई जॉब ढूंढूं, फिर स्टेबल इनकम होने के बाद घर रिपेयर करूं। लेकिन लगातार कई दिनों तक हर जगह मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। कारण सिर्फ एक था, मेरे पास डिग्री नहीं थी। उस शाम एक गली में मेरी मुलाकात बचपन के दोस्त मोटू एचियांग से हुई। बाद में हम दोनों सड़क किनारे स्केवर स्टॉल पर बैठकर शराब पीने लगे। मोटू बोला, बाहर की जिंदगी बहुत मुश्किल है, बेहतर है अपने शहर वापस आकर कुछ काम शुरू किया जाए। मैं भी उसकी बात से पूरी तरह सहमत था। फिर उसने कहा कि उसने 1 साल तक स्क्यूअर्स बनाना सीखा है और ली शहर में अपना स्टॉल खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं था। तभी उस स्टॉल का मालिक हमारी बातें सुनकर कुछ बियर्स लेकर आया। वो बोला, मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, अब थक चुका हूँ, मैं स्टॉल ट्रांसफर करना चाहता हूँ। अगर तुम लोग लेना चाहते हो तो कॉस्ट प्राइस पर दे दूंगा। शराब के नशे में मैं और मोटू थोड़ा एक्साइटेड हो गए। काफी सोचने के बाद हमने वो स्टॉल 1,20,000 में खरीद लिया। पैसा मैंने लगाया, मेहनत मोटू करेगा। प्रॉफिट में 70% मेरा और 30% उसका तय हुआ। थोड़ी रीमॉडलिंग के बाद करीब 10 दिन बाद हमने ऑफिशियली दुकान खोल दी। ओपनिंग वाले दिन बिजनेस जबरदस्त चल रहा था। मैं और मोटू दोनों लिटरली भागते फिर रहे थे। बाद में आंटी वांग और उनकी बेटी मदद करने आ गई, तब जाकर थोड़ा संभला। हमने अभी अभी कस्टमर्स के एक ग्रुप को विदा किया ही था कि तभी एक चैंपेन कलर की BMW दुकान के सामने आकर रुकी। कार से यूमो और सानयोंग उतरे। सानयोंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, देखा यूमो, अब तो यकीन हुआ। अगर गुकियान ने इसे पैसा ना दिया होता तो ये स्क्यूअर स्टॉल खरीदने के लिए पैसा कहां से लाता। फिर सानयोंग ने मुझे ठंडी नजरों से घूरा। फान, क्या यही है जोंग? पागल है क्या मेरा भाई और यूमो? मोटू ने मुझे कोहनी मारी। तू अपना काम कर, इनकी बातों पर ध्यान मत दे। मैं मुड़कर दुकान के अंदर जाने लगा। तभी सानयोंग ने मुझे रोक लिया। सानफान, इधर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। मैं उसके पास गया और ठंडी आवाज में पूछा, क्या बात है? सानयोंग ने अपने चश्मे ठीक किए और बोला, घर जल चुका है, उसे ऐसे छोड़ देने का कोई मतलब नहीं। अब कोई उसे खरीदना चाहता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं घर बेच दें। मैं तुरंत भड़क गया। घर बेचना? मैं इसके खिलाफ हूं। वो हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है। सानयोंग ने भौहें सिकोड़ ली। पूरा घर जल चुका है, उसे बचाकर रखने का फायदा क्या? मैं बड़ा भाई हूं, ये फैसला मैं करूंगा। तू माने या ना माने, नतीजा वही रहेगा। घर 4 लाख में बिकेगा, पैसे आधे आधे बांट लेंगे। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन चाहे तू एहसान फरामोश निकला, मैं तेरे साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। पैसों में तेरा 1 सेंट भी कम नहीं होगा। मैं गुस्से से हंस पड़ा। मैं एहसान फरामोश हूं? और जब घर जलने की बात चल ही रही है तो क्या तुझे सच में नहीं पता वो घर क्यों जला था? सानयोंग, वो घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, उसमें मेरा भी हिस्सा है। और जब तक मैं राजी नहीं, कोई उस घर को हाथ तक नहीं लगाएगा। सानयोंग गुस्से से लाल पड़ गया। तभी यूमो बोली, घर पूरी तरह जल चुका है, सच कहूं तो अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं। मैं अचानक उस पर चिल्ला पड़ा, चुप रहो, तुम सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड हो, अब तक उसकी मंगेतर भी नहीं बनी। मेरे फैमिली के घर पर बोलने वाली तुम होती कौन हो? ये पहली बार था जब मैंने यूमो पर इतनी जोर से चिल्लाया था। उसका चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया, लेकिन वो चुप रही। सानयोंग कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, घर आधा आधा है ना, तो मैं अपना आधा हिस्सा बेच देता हूं। अब ठीक? मेरा गुस्सा फूट पड़ा। सानयोंग, प्लीज, तुम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो, क्या सच में जिंदा रहने के लिए घर बेचना जरूरी है? और ऊपर से ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, उसके घर वालों के लिए ये थोड़े से पैसे कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो बातें बनानी अच्छी आती हैं, जाकर घर जमाई ही बन जाओ। वैसे भी कुछ लोग इंसान पहचान नहीं पाते और आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। यूमो गुस्से में बोली, किसे बोल रहे हो कि वो इंसान पहचान नहीं पाती? सानयोंग ने दांत भींचते हुए कहा, मुंह संभाल कर बात कर। सानफान, मैं यूमो के साथ उसके पैसों की वजह से नहीं हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। मैं अपनी मेहनत से उसे खुश रखूंगा, मैं किसी का डिपेंडेंट नहीं बनूंगा। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, या फिर तुझे लगता है मैं तेरी तरह हूं, जो अपने ही भाई को बेचकर ये फूड स्टॉल खोल बैठा? हाँ, कम से कम मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट तो है। मैं भी तंज भरी हंसी हंस पड़ा। तभी आंटी वांग और मोटू जल्दी से बीच में आ गए ताकि मामला शांत हो जाए। आंटी वांग मुस्कुराते हुए बोली, अरे योंग, घर वाली बात बाद में भी हो सकती है, कोई जल्दी नहीं है। आज छोटे फान की दुकान की ओपनिंग है, अगर तुम लोगों के पास समय है तो यहीं रुककर उसका सपोर्ट करो। मोटू भी हंसते हुए बोला, हाँ भाई। जोंग, यूमो, आज मेरी तरफ से ट्रीट, मेरे स्क्यूअर्स टेस्ट करके बताना क्या इंप्रूव कर सकता हूं। सानयोंग और यूमो ने एक दूसरे को देखा, फिर वहीं रुक गए। जब मोटू चाय सर्व कर रहा था तभी सानयोंग ने अजीब से टोन में कहा, ओए एचियांग, ये बिजनेस तेरा और सानफान का है ना? देख, बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, इसलिए दोस्त होने के नाते एक सलाह दे रहा हूं। सानफान ऐसा इंसान है जो पैसे के लिए अपने भाई और माँ तक को बेच दे। अगर इसके साथ बिजनेस कर रहा है तो जरा संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो ये तुझे बेच दे।
और तू खुद इसके पैसे गिनने में मदद करता रहे। मैं गुस्से से कांप रहा था, लेकिन आंटी वांग ने इशारे से मुझे शांत रहने को कहा। मोटू सिर खुजाते हुए बोला, अरे जोंग, मैं और फान बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वो ऐसा इंसान नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। सान योंग ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, लोग बदल जाते हैं। यूमो ने बिना एक्सप्रेशन के कहा, ए चियांग, बस एक बात याद रखना, किसी को नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन किसी को खुद का फायदा भी मत उठाने देना। शाम होते होते एक और टेबल पर 7 से 8 लड़के आकर बैठे। उनकी बातों से पता चला कि वो यूज्ड कार्स बेचने का काम करते थे। दिखने से ही पता चल रहा था कि वो झगड़ालू टाइप लोग हैं। मैंने उन्हें बहुत संभल कर सर्व किया, लेकिन जैसा कहते हैं, जिस चीज से सबसे ज्यादा डर हो अक्सर वही हो जाता है। आंटी वांग खाना सर्व कर रही थी, तभी एक गंजे आदमी ने मौका देखकर उनकी जांघ पर हाथ फेर दिया। बेइज्जती और गुस्से में आंटी वांग ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल उन लोगों ने टेबल पलट दी, बेंच तोड़ दिए और धमकी देने लगे कि वो आंटी वांग को उठाकर ले जाएंगे ताकि उसे सबक सिखा सके। मैंने हर तरह से उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा वो मुझे भी मारने दौड़े। ये देखकर सान योंग तुरंत यूमो को खींच कर ले जाने लगा। उसे डर था कहीं वो लोग उन्हें भी न घसीट लें। यूमो ने तुरंत कहा, योंग, हम आंटी वांग को बचपन से जानते हैं। अब जब ये सब हो रहा है तो क्या हम ऐसे ही देखकर चले जाएंगे? सान योंग ने गर्दन सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, यूमो, धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ये लोग यूज्ड कार डीलर हैं। आखिर में वो लोग क्या हैं? बस लीगल बिजनेस का नकाब पहनने वाले क्रिमिनल्स जो अंदर ही अंदर गंदे धंधे करते हैं। हम उनके मामले में नहीं पड़ सकते। सान योंग ने ठंडी आवाज में कहा। वियान ने उन दोनों से पैसे ऐंठे और अब दुकान खोलने की हिम्मत कर रहा है। क्या सच में उसे लगता है बारबेक्यू स्टॉल चलाना इतना आसान है? यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। अगर यहाँ सरवाइव करना है तो सीधा और टेढ़ा दोनों तरीके आने चाहिए। बेहतर यही होगा कि कोई इसका ठेला तोड़ दे। वैसे भी जिस पैसे से इसने दुकान खोली वो साफ पैसा नहीं है, ये इसका कर्म है। यूमो ने सिर उठाकर मुझे अजीब नजरों से देखा। लेकिन कोई लेकिन नहीं यूमो। सान योंग ने अपनी घायल हाथ उठाई। क्या तुम भूल गई ये हाथ कैसे टूटा था? अगर इसने हमें बिट्रे ना किया होता तो हम गुआन के हाथ नहीं पड़ते और तुम्हारे साथ वो सब होने की नौबत भी नहीं आती। मान लिया शुरुआत मेरी गलती से हुई, लेकिन क्या इसे पैसों के लिए हमें बेच देना चाहिए था? ये सुनते ही यूमो की आंखों का भाव बदल गया। वो बिना कुछ बोले मुड़ी और कार की तरफ चल दी। उसी वक्त अचानक सड़क पर 1 दर्जन लग्जरी कार्स आकर रुकीं। 10 से ज्यादा लड़के लड़कियां उनमें से उतरे। सबसे महंगी कार से उतरी लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद गुआन थी। सनग्लास पहने वियान ने चारों तरफ बिखरा सामान देखा, फिर तुरंत मेरी तरफ मुड़कर पूछा, सानफान, यहाँ क्या हुआ? ये जगह किसने तोड़ी? फिर उसकी नजर सान योंग और यूमो पर पड़ी। सान योंग पूरा टेंस हो गया। वो जल्दी से बोला, मैं नहीं था, ये सब उन्होंने किया। गुआन ने नाक से आवाज निकाली, इफ, मुझे पता है तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है। फिर वो सीधे उस गंजे आदमी और उसके दोस्तों के पास गई। तुम लोगों ने ये सब तोड़ा? यूज्ड कार वाले लोग इतना बड़ा शो देखकर समझ गए कि सामने वाले कोई बड़े लोग हैं, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई गलत मूव लेने की। गंजा आदमी खराब चेहरे से बोला, देख लड़की, सलाह देता हूं इसमें मत पड़ो। हम मिंग चेंग यूज्ड कार लॉट से हैं। हमारे बॉस का नाम सान लियूबा है, नाम तो सुना होगा। उसके बोलते ही छटक गुआन ने सीधा उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। तुझे उससे पूछना चाहिए कि उसने गू ग्रुप का नाम सुना है या नहीं। उस वक्त गुआन की ओरा इतनी डरावनी थी कि गंजा आदमी पूरी तरह दब गया। सच कहूं तो मैं भी शौक में था। एक अमीर लड़की इतने गुंडों के सामने बिना डरे खड़ी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी मुझे इस बात की थी कि वो मेरी तरफदारी कर रही थी। गुआन ने सबको घूरते हुए कहा, ध्यान से सुन लो, सान फान मेरा आदमी है। जो इसके खिलाफ जाएगा वो मेरे खिलाफ जाएगा। उसकी आवाज ऑथोरिटी से भरी हुई थी। सभी लोग जम गए। मैं तुरंत बोला, कब से मैं तुम्हारा आदमी हो गया? ऐसी बातें मत करो। मदद के लिए थैंक्स, लेकिन यूं बातें मत बनाओ। तभी वियान हल्का सा मुस्कुराई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने मेरी ठुड्डी पकड़ ली, फिर साफ और मजबूत आवाज में बोली, पहले नहीं थे लेकिन आज से हो। आज से तुम सान फान मेरे आदमी हो। मैं तुम्हारी बैक कवर करूंगी। अगर कोई तुम्हें छेड़े बस मुझे बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह ओपनली फ्लर्ट करेगी। मेरा चेहरा जलने लगा। मैं तुरंत पीछे हट गया। सान योंग की नजरों में भयंकर नफरत भरी हुई थी। अब मेरे पीछे खड़े होने वाला कोई आ चुका था। यूमो वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था। दांत भींचते हुए उसने मुझे तिरछी नजर से देखा। उधर वो गंजा आदमी भी पूरी तरह डर गया था। वो तुरंत सिर झुकाकर खुशामद करने लगा। गुआन ने ठंडी नजरों से कहा, मुझे पता है सान लियूबा पहले गुंडा था, लेकिन अगर बात लड़ाई की हो तो मैं वियान किसी से नहीं डरती। जी बिल्कुल। गंजा आदमी बार बार सिर हिलाने लगा। गुआन बोली, चलो मान लेती हूं तुम लोगों को अपनी गलती समझ आ गई। आज के लिए छोड़ रही हूं, लेकिन जो कुछ भी तोड़ा है
उसकी पूरी ओरिजिनल कीमत दोगे? कोई दिक्कत? न नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सब पे करूंगा। गुआन ने मुझे हिसाब लगाने को कहा, लेकिन मैं उस पर कोई एहसान नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने ठीक से हिसाब तक नहीं लगाया। आखिर में गंजे ने 2000 युआन छोड़े, आंटी वांग से माफी मांगी और भागता हुआ निकल गया। आंटी हांग आगे आई और बोली, मिस गुआन, आज आपने बहुत मदद की। अगर आप नहीं होती तो वो लोग इतनी आसानी से नहीं मानते। गुआन मुस्कुराई, फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं और सानफान काफी क्लोज हैं। उसके मामले मेरे मामले हैं। उसने आधी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने अनजाने में नजरें फेर ली। समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर मेरी इतनी मदद क्यों कर रही है। मोटू हंसते हुए बोला, भाई फान, तू इतनी बड़ी घर की लड़की को कब से जानने लगा? कभी बताया ही नहीं। अब तो मिस गुआन इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगी तो बिजनेस एकदम सेफ रहेगा। गुआन ने बड़े स्टाइल में कहा, कोई बड़ी बात नहीं, मेरा नाम वियान है। आज के बाद अगर किसी मुसीबत में फंसो तो बस मेरा नाम लेना, चाहे कानून वाले हों या सड़क वाले, सबको मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। उस दिन के बाद वियान हर रोज कुछ अमीर लड़के लड़कियों को लेकर दुकान पर आने लगी। दुकान के बाहर रोज दर्जनों लग्जरी कार्स खड़ी रहती थीं, जिससे पूरा इलाका ध्यान देने लगा। मुझे पता था उन्हें सड़क किनारे के स्टॉल्स पसंद नहीं हैं। वो सब सिर्फ वियान को खुश करने के लिए आते थे। हर दिन हजारों युआन खर्च कर देते थे। मैंने ये बिजनेस पैसे कमाने के लिए शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे बेचैनी होने लगी। मैं उसे मुश्किल से जानता था, फिर भी वो मेरी इतनी मदद क्यों कर रही थी? कुछ दिनों बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तय किया कि उससे सीधे पूछूंगा। उस रात बिजनेस फिर से काफी अच्छा चल रहा था। सान योंग और बहन यूमो फिर आए। पहले मुझे लगा खाने आए हैं, लेकिन सान योंग ने खास तौर पर मुझे बुलाया। मैं उनके पास गया। सान योंग सीधे मुद्दे पर आ गया। मैंने घर 4 लाख में बेच दिया। 2 लाख तेरे, 2 लाख मेरे। मैंने कहा था ना, तेरा 1 सेंट भी नहीं रखूंगा। इतना कहकर उसने बैंक कार्ड टेबल पर फेंक दिया। मैं उसी वक्त फट पड़ा। मैं झपट कर उसके पास गया, उसकी कॉलर पकड़ ली और मुक्का मारने के लिए हाथ उठा लिया। यूमो जल्दी से बीच में आ गई। सान योंग बोला, यूमो, उसे मारने दे। मैं कसम खाता हूं जवाब नहीं दूंगा। फिर उसने ताना मारा, अब इसके पीछे वो फैमिली जैसी बड़ी ताकत खड़ी है, अब मैं इसके लिए क्या हूं? यूमो गुस्से से बोली, सानफान, जोंग को छोड़ो। ऐसा मत सोचो कि कोई तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। फिर उसने कहा, मैंने जांच करवाई है, तुम्हारे घर को रेनोवेट करने में कम से कम 2 लाख लगते, और रेनोवेट होने के बाद भी वो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख में बिकता। अब कोई 4 लाख दे रहा है तो ये रेयर मौका है। घर बेचना सही फैसला है। और सबसे बड़ी बात, तुमने उसके साथ जो किया उसके बाद भी योंग ने तुम्हारे पैसे में 1 सेंट तक कम नहीं किया। उसने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, फिर भी तुम खुश नहीं हो। मैं दर्द भरी आवाज में बोला, वो घर हमारे माँ बाप छोड़कर गए थे। वो सिर्फ घर नहीं था, हमारी यादें थी। अगर घर बिक गया तो वो यादें भी टूट जाएंगी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और सान योंग को जोरदार मुक्का मार दिया। वो वैसे भी कमजोर था और मैं 4 साल तक भारी मजदूरी कर चुका था। मेरे एक पंच से वो जमीन पर गिर पड़ा। यूमो ने मुझे धक्का दिया और जल्दी से सान योंग को उठाया। सानफान, तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। सान योंग ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, यूमो, उसे मत रोको, मारने दो मुझे। देखते हैं क्या ये मुझे मार डालने की हिम्मत करता है या मुझे अपाहिज बना देता है। उसकी बात सुनते ही मेरा गुस्सा फिर भड़क गया। मैं दोबारा मारने दौड़ा, लेकिन मोटू ने जल्दी से मुझे पकड़ लिया। कस्टमर्स देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। मैं दांत पीसते हुए बोला, सान योंग, तू इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। सान योंग ठंडी हंसी हंस पड़ा। मुझे धमका रहे हो सानफान? अगर भविष्य में मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। यूमो बोली, योंग कार में बैठो, ये पागल हो चुका है, अब इससे बात करना बेकार है। वो सान योंग को कार में बिठाकर चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद कार वापस लौट आई। इस बार यूमो अकेली उतरी। वो सड़क किनारे खड़ी रही। मैं उसके पास गया। यूमो ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं लगता तुमने हद पार कर दी? तुम और योंग सगे भाई हो। तुमने उसके साथ जो भी किया, उसके बावजूद वो हमेशा इस रिश्ते को महत्व देता रहा। लेकिन तुम बार बार उसे चोट पहुंचा रहे हो। हर बार भाईचारे का रिश्ता तोड़ते जा रहे हो। उसने निराश नजरों से मुझे देखा। सच कहूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 4 साल में तुम इतने बदल जाओगे कि पैसों के लिए कुछ भी कर सको। क्या पैसा तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? मुझे पता है तुम्हारे घर की हालत खराब थी, लेकिन कम से कम तुम दोनों भाई एक थे। और अब तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हो। क्या यही नतीजा चाहते थे तुम? सानफान, एक दिन तुम्हें पछतावा जरूर होगा। मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। तो बताओ, तुम यहां मुझे लाइफ लेसन्स देने आई हो या अपने प्यारे लवर का बचाव करने? तुम अपने आदमी को संभाल नहीं पाई और मुझे लेक्चर देने चली हो। यूमो कुछ पल के लिए जम गई, फिर बोली, तुम हमेशा कहते हो जोंग ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन आखिर उसने किया क्या? बताओ। मैं कड़वी हंसी हंस पड़ा। माफ करना मिस चेन, अगर मैं सच बता भी दूं तो क्या तुम यकीन करोगी?
अगर मैं कहूं कि आग वाली रात तुम्हें मैंने बचाया था, तो क्या तुम मानोगी? अगर मैं कहूं कि मैंने तुम लोगों को बिट्रे नहीं किया, तो क्या तुम यकीन करोगी? उस दिन जब गुआन ने कहा कि मेरे एक हाथ के बदले वो तुम्हें छोड़ देगी और मैंने मान लिया, तो क्या तुम उसे सच मानोगी? तुम्हारे लिए सान योंग हमेशा अच्छा इंसान है और मैं हमेशा विलन। कुछ सेकंड तक उसके चेहरे पर शौक था, फिर वो सोच में पड़ गई और आखिर में उसका चेहरा फिर ठंडा हो गया। मैं भी तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। आग वाले दिन जब मेरी आंख खुली, मैं जोंग की बाहों में थी और तुम अभी भी बेहोश पड़े थे। एक बेहोश इंसान किसी को कैसे बचा सकता है? तुम कहते हो कि गुआन ने मुझे तुम्हारी वजह से छोड़ा, लेकिन मैंने सिर्फ इतना देखा कि घायल जोंग था और तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। तो बताओ, मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? मैं कड़वाहट से हंस पड़ा। ठीक है, अब कुछ नहीं कहूंगा। मैं ही इस कहानी का विलेन हूं। अब खुश? तुमने कहा था कि जिंदगी में दोबारा मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, तो सुन लो, मैं भी तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। अब दोबारा मेरे सामने मत आना। मैं गुस्से से फटने ही वाला था। यूमो का चेहरा भी गुस्से से लाल हो चुका था। उसी वक्त वो कानान फिर अपने अमीर दोस्तों के साथ आ गई। उसने बाकी सबको पहले अंदर भेज दिया, फिर एक नजर यूमो पर डाली और दूसरी मुझ पर। सान फान, ये तुमसे क्या चाहती थी? फिर उसने आंखें सिकोड़ कर कहा, पहले ही बता देती हूं, अब तुम मेरे हो, इसलिए मेरे साथ कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा हाल उस कमीने सान योंग से भी बुरा होगा। यूमो ठंडी हंसी हंस पड़ी। तुम्हारा? क्यों ना तुम इससे पूछो कि ये शादीशुदा है या नहीं। तुम कह रही हो ये तुम्हारा है, क्या इसकी बीवी से परमिशन ली? गुआन कुछ सेकंड के लिए जम गई। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम शादीशुदा हो? यूमो ताने से बोली, अब भी तुम्हें लगता है ये उतना ही सीधा साधा और ऑनेस्ट है जितना दिखता है? ऊपर से ये कहता था कि इसे मैं पसंद हूं। अगर तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये शादीशुदा आदमी है, तो फिर तुम दोनों को बहुत बहुत खुशियां। फिर उसने मेरी तरफ आखिरी बार देखा। सान फान, ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे मिलने आई हूं। आज के बाद तुम और मैं पूरी तरह अजनबी हैं। इतना कहकर यूमो अपनी कार में बैठकर चली गई। अगले ही पल व्यान ने मेरा कान पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए अंदर ले गई। सभी लोग हमें अजीब नजरों से देखने लगे। हम एक खाली प्राइवेट रूम में पहुंचे। अंदर जाते ही उसने मेरा कान छोड़ा और मेरी टांग पर लात मार दी। हरामी आदमी, अभी के अभी सच बोल, तू शादीशुदा है या नहीं? उसने गुस्से में सनग्लासेस उतार दिए, फिर बैठकर बोली, जल्दी बोल, अगर मुझसे कुछ छुपाया तो तेरा एंड बहुत बुरा होगा। मैं चिढ़कर बोला, मैं शादीशुदा हूं या नहीं, तुम्हें उससे क्या? व्यान ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। मुझे फर्क पड़ता है। अगर तुम शादीशुदा हुए तो मेरा प्लान खराब हो जाएगा। मैंने भौहें चढ़ाई। कौन सा प्लान? अब क्या नया खेल खेल रही हो? वो बोली, पहले ये बता, शादी हुई है या नहीं? मैंने लंबी सांस छोड़ी और सिर हिला दिया। नहीं। व्यान ने तुरंत पूछा, तो वो सुंदर वाली लड़की क्यों कह रही थी कि तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा, यह सब सान योंग की चाल थी। मतलब? असल में वो लड़की तुम्हें पसंद करती थी और उसे पाने के लिए सान योंग ने उससे झूठ बोला कि तुम शादीशुदा हो, और तुम दोनों भाइयों के बीच जो झगड़ा है उसकी वजह भी वही लड़की है। मैंने धीरे से कहा, मिस गू, आप हाई सोसाइटी की इंसान हैं, इतने घटिया तरीके से मत बोलिए। यूमो बस सान योंग के झूठ में फंस गई थी। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। व्यान व्यंग्य से हंस पड़ी। वाह, इतनी जल्दी उसकी साइड भी लेने लगे। उसके दिल में सिर्फ सान योंग है। तुम्हारे लिए वहां कोई जगह नहीं और तुम अब भी उसे बचा रहे हो। तुम्हें एहसास है, ऐसा करके तुम खुद भी उसी स्वीट फूल जैसे लग रहे हो। उसकी बातें बहुत चुभ रही थीं, लेकिन गलत भी नहीं थी। यूमो मुझे बुरा इंसान समझती थी और मैं यहाँ अब भी उसकी ढाल बना हुआ था। अगर ये खुद को मिटाना नहीं तो और क्या था? कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने गुआन की तरफ देखा। कियान, अब से तुम्हें रोज यहाँ आकर बिजनेस सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत पैसा खर्च किया है। मुझे पता है ये सब लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से आते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। मुझे ये पैसे कमाकर अच्छा फील नहीं हो रहा। व्यान ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, तुम मालिक हो, हम कस्टमर्स हैं। अगर हम यहाँ पैसा खर्च करना चाहते हैं तो तुम्हें बेचैनी किस बात की? फिर उसने ध्यान से मुझे देखा। सच सच बताओ, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी किसी चीज में मदद करूं? हालांकि मेरी कैपेबिलिटीज लिमिटेड हैं, शायद मैं मदद ना कर पाऊं। मैं हक्का बक्का रह गया। वाह, लगता है तुम इतनी बेवकूफ भी नहीं हो, वो कियान। अचानक वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने आकर बैठ गई। सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मैं चाहती हूं तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैं शौक में कुर्सी से उछल पड़ा। वो भौं उठाकर बोली, इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें इतनी बदसूरत लगती हूँ? असल में वो बदसूरत नहीं थी, बस उसकी आंख के पास वो बर्थमार्क था। वो खुद पर हंसते हुए बोली, लगता है तुम और सान योंग दोनों एक जैसे हो। तुम लोगों की पसंद बहुत खराब है और दोनों बच्चे जैसी सोच रखते हो। मैंने जल्दी से कहा, तुम हाई सोसाइटी से हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। वो ठंडी हंसी हंसी। झूठे, असल में तुम्हें मेरी शक्ल से घिन आती है।
मैं लगातार सिर हिलाता रहा। वो आगे झुककर बोली, तो फिर मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं सब दूंगी, पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर चीज। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस गू, क्या पैसा फीलिंग्स खरीद सकता है? वो तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं, और जब तुम खुद ये समझते हो तो फिर मुझे बॉयफ्रेंड बनाने पर इतना जोर क्यों? मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम जानती हो मुझे कोई और पसंद है। वियान चिढ़कर बोली, वो छोटा सा स्वीट फेस, आखिर तुम सबको उसमें क्या दिखता है? उसमें ऐसा खास क्या है? बस थोड़ी सुंदर शक्ल और मुझसे थोड़ा ज्यादा। उसने अपनी आंख के पास के बर्थमार्क को छुआ। अगर मेरी लेफ्ट आई के पास ये निशान ना होता तो मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होती। फिर उसकी आंखों में ठंडापन आ गया। वैसे मैं उस स्वीट फेस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। सुना है उसके पेरेंट्स मेडिसिनल हर्ब्स का बिजनेस करते हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन जब तक वो ले सिटी में है, मेरे सिर्फ एक शब्द से मैं चेन फैमिली को सड़क पर ला सकती हूँ। यकीन है ना, मुझे उसके पावर पर जरा भी शक नहीं था। मेरी चुप्पी देखकर वियान ने मुझे देखा। तो सोच लिया, मेरा बॉयफ्रेंड बनने में तुम्हारा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और कुछ टाइप किया, फिर मुस्कुराकर बोली, चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैंने उसे उठाकर देखा। वो एक इलेक्ट्रॉनिक खरीद फरोख्त का कॉन्ट्रैक्ट था। जो घर बेचा जा रहा था वो असल में मेरे फैमिली का पुराना घर था। सेलर सोंगोंग, बायर अस। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास कैसे आया? गुआन हल्के से मुस्कुराई, बस मुझे देखती रही, कुछ बोली नहीं। तभी मेरे दिमाग में एक खतरनाक शक आया। मैंने टेस्ट करने के लिए पूछा, क्या तुमने मेरे फैमिली वाला घर खरीदा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारे फैमिली का घर ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 लाख का था, लेकिन मैंने 10 लाख ऑफर किए थे। संजुन इतना लालची है, वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे नहीं करता? 10 लाख? लेकिन संगोंग ने तो साफ कहा था कि सिर्फ 4 लाख मिले। मैंने ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट दोबारा देखा और सच में उस पर 10 लाख लिखा था। तभी मुझे सब समझ आ गया। उस हरामखोर सोंगोंग ने पूरे 8 लाख खुद दबा लिए थे, साला कमीना। तभी वो खुद से मुझे पैसे देने आया था। उसकी कॉन्शियंस पहले से गिल्टी थी। सुना है तुम हमेशा घर बेचने के खिलाफ थे, क्योंकि वो तुम्हारे पेरेंट्स की निशानी था। लगता है तुम सच में इमोशनल इंसान हो। तो कैसा रहेगा अगर हम एक डील करें? अगर तुम 3 महीने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ तो मैं वो घर तुम्हें वापस दे दूंगी। तब वो घर सिर्फ तुम्हारा होगा, उसका संगोंग से कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्या कहते हो? 3 महीने बदले में 10 लाख का घर। ये बात मुझे अंदर तक टेम्प्ट कर गई। पैसों की वजह से नहीं, बल्कि अपने फैमिली का घर वापस पाने के लिए। लेकिन फिर भी मेरे मन में डाउट था, वो सिर्फ मुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही थी? इसका फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं है। मर्दों को मर्दों की तरह बिहेव करना चाहिए। इतना घुमा फिरा कर चलने वाले लोग जिंदगी में कभी बड़ा काम नहीं करते। सीधा जवाब दो, हाँ या ना। गर्म दिमाग में मैंने हाँ कह दी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ग्वेन सीधे सबके सामने हमारी रिलेशनशिप अनाउंस कर देगी। जो रिच किड्स उसके साथ आए थे वो तुरंत मेरे आसपास इकट्ठा हो गए। इतना एक्साइटमेंट दिखा रहे थे जैसे हम बचपन के दोस्त हों। उस दिन वो लोग देर रात तक पार्टी करते रहे। जब सब जाने लगे तो मोटा मेरे पास आया और बोला, मेरा फैन, अब तो ऊपर जा रहा है, तो इस भाई को मत भूलना। हाँ, मैं तेरे लिए चाय लाऊंगा, पानी उठाऊंगा, पूरा बोझा ढोऊंगा, जो बोलेगा करूंगा, मेरे फैन। मैं हंस पड़ा। चीजें उतनी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मेरा लकी डे अभी नहीं आया, फैन। ओए, लगता है तू अभी भी मुझे अपना दोस्त नहीं मानता। मैंने उसके सिर पर हल्का धक्का मारा। काम कर अपना, डे ड्रीमिंग बंद कर, फैन। अच्छा भाई, लेकिन एक चीज पूछनी है, तेरे और जोंग के बीच रिश्ता ऐसा कैसे हो गया? यूमो की वजह से। सच कहूं, तू चाहे कुछ मत बोल, लेकिन मुझे समझ आता है जिसे तू पसंद करता है वो यूमो है। तुझे वो बचपन से पसंद है। उसका नाम सुनते ही मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराहट दिखाई, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। अगली सुबह जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट खत्म कर रहा था, वूकियान मुझे लेने आ गई। सैनफान, मेरे बॉयफ्रेंड होने के नाते क्या तुम्हारा फर्ज नहीं कि मेरे साथ शॉपिंग चलो? मिस बुओ, ये बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नकली है। नकली? नकली हो या असली, फर्क क्या पड़ता है? फेक बॉयफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड ही होता है। मैंने कहा ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इंग्रेडिएंट्स खरीदने जाना है। अरे वो बेकार काम मोटे को करने दो। तुम्हारा सिर्फ एक मिशन है, मुझे खुश रखना। तुम पैसे कमाओ या ना कमाओ, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें पाल लूंगी। मैंने आंखें घुमा ली, लेकिन आखिर में उसकी धमकियों और इमोशनल ब्लैकमेल के आगे हार कर मुझे उसके साथ जाना पड़ा। वीएन अपनी कन्वर्टिबल चला रही थी, बिना ज्यादा मेकअप, सिंपल कपड़े, फिर भी उसके अंदर से कॉन्फिडेंस वाली खूबसूरती चमक रही थी।